नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के साथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। टीडीपी सांसद कनकामेडाला रविंद्र कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और इस बात पर सहमति बनी कि टीडीपी एनडीए ज्वाइन कर रही है। उन्होंने कहा कि जनसेना पहले ही एनडीए का हिस्सा है और गठबंधन के तहत आंध्र प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से भाजपा सांसद कुणाल हेम्ब्रम ने पार्टी और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। हेम्ब्रम ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने निजी कारणों से ये फैसला किया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि हेम्ब्रम ने कुछ दिन पहले अपने फैसले के बारे में पार्टी को सूचित किया था। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी ने कहा कि हार को भांपते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बता दें, यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री मोदी के आदिवासी गढ़ में सार्वजनिक रैली करने के कार्यक्रम से कुछ दिन पहले सामने आया है। उमा भारती एक बार फिर से अपने तीखे तेवरों को लेकर चर्चा में है। काफी दिनों तक यही चलता रहा कि उमा भारती लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। खुद उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वे इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बीजेपी की पहली सूची में उनका नाम नहीं आया। अब उमा भारती कह रही हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ना है, उन्हें तो अगले 2 साल गंगा नदी की सफाई का अभियान चलाना है। लेकिन उमा भारती चाहती हैं कि इस बात को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद सार्वजनिक मंच पर आकर कहें। उमा भारती के अनुसार उन्होंने अपनी इस भावना से बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष को बता दिया है, लेकिन उनके विचारों को बीजेपी द्वारा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, इसलिए मजबूरी में उन्हें खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें सार्वजनिक करना पड़ रहा है। उमा भारती ने यहाँ तक कहा कि अगर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उमा भारती के संकल्प को स्वयं जारी नहीं करते हैं तो फिर वो जेपी नड्डा को लिखे गए उन पत्रों को सार्वजनिक कर देंगी, जिसमें उन्होंने गंगा सफाई अभियान के असफल होने के कारणों के बारे में बताया है और अब वो कैसे इसे ठीक करेंगी इस बारे में भी पत्र में लिखा गया है। उमा भारती ने मीडिया कर्मियों से चर्चा में कहा कि जब बीजेपी ने उनको पार्टी से निकाल दिया था तब बीजेपी के कई दिग्गज मेरे खिलाफ थे, लेकिन उस समय नितिन गडकरी, पीएम मोदी मेरे समर्थन में थे और उनकी वजह से बीजेपी में दोबारा वापस आई। इन लोगों ने मेरा बहुत सम्मान किया है, इसी तरह जगत प्रकाश नड्डा को भी मेरा सम्मान रखना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट साझेदारी से जुड़े 80% मुद्दे हल कर लिए गए। शनिवार को उन्होंने कहा कि बाकी बचे 20% मुद्दों को जल्द हल कर लिया जाएगा। राज्य में शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में बीजेपी और एनसीपी अजित पवार के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था। फडणवीस ने कहा कि शुक्रवार को सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों से चर्चा बहुत सकारात्मक रही। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल हिटलर का भी शासन था, 10 साल से अधिक वो भी नहीं रह पाया, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ। एसबीआई ने अपनी वेबसाइट से चुनावी बॉन्ड से जुड़े दस्तावेज हटा दिए हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है कि जब बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। रिपोर्ट के अनुसार जो लिंक या वेब पेज एसबीआई की वेबसाइट पर मौजूद नहीं है, उनमें डोनर्स यानी चंदा देने वालों के लिए ऑपरेटिंग दिशा निर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न वेब पेज शामिल हैं। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। इस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल काली है। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग से बातचीत की है। वित्त सचिव का कहना है कि एसबीआई बहाना बना रही है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक बैंकों को सिर्फ 3 आधारभूत जानकारी उपलब्ध करानी है: किसने बॉन्ड खरीदा, कितने का बॉन्ड खरीदा और कब बॉन्ड खरीदा, ऐसे ही बॉन्ड किसको मिला, कितने का बॉन्ड मिला और कब मिला। ये सब जानकारी एसबीआई के कंप्यूटर में हमेशा उपलब्ध होता है। इन सभी जानकारी को इकट्ठा पेश करने के लिए महीनों का समय नहीं, 10 मिनट का वक्त लगेगा। बता दें कि जब मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को तैयार कर रही थी तब सुभाष गर्ग इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी जनसभा की। अति पिछड़ा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने एक साथ कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, जबकि लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि इन दोनों को केवल अपने परिवार की चिंता है, क्योंकि दोनों ही परिवारवादी पार्टियां हैं। उन्होंने राज्य की सभी 40 सीटों पर जीत का आह्वान करते हुए कहा कि 2024 में बिहार की जनता मोदी जी की झोली में 40 की 40 सीटें डालेगी। पीएम ने कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड देने के दौरान एक किस्सा सुनाया था कि कैसे वो ट्रेन में सीट पाते थे। उन्होंने कहा था कि वो ट्रेन में लोगों का हाथ देखने लगते थे, तभी तुरंत लोग मेरे लिए सीट का व्यवस्था करते थे। हालांकि ट्विटर पर उनके इस किस्से को लेकर रिएक्शन आ रहे हैं। सलिल त्रिपाठी नाम के यूजर ने लिखा है कि मुझे माफ करें, ये घटना मेरे मामा बकुल त्रिपाठी जो एक प्रसिद्ध हास्य लेखक हैं उनके निबंध से चुराई गई है। उन्होंने 40 वर्षों तक कॉलम लिखे, उनकी मृत्यु 2006 में हुई। इस निबंध को हाथ देखने की कला कहा जाता है। इसके बाद योगेंद्र यादव ने कहा है कि मतलब कि झूठ बोलने की कहानी भी झूठी थी। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने कांग्रेस और कमल हसन की मक्कल निधि मय्यम के साथ सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस को 10 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कमल हसन की पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सूत्रों का कहना है कि आधिकारिक घोषणा शनिवार शाम को कांग्रेस और डीएमके की संयुक्त बैठक के बाद की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने या तीसरा मोर्चा बनाने के अटकलों को अफवाह बताते हुए साफ किया है कि उनकी पार्टी लोकसभा का चुनाव अकेले ही लड़ेगी। सोशल मीडिया साइट एक्स से किए गए ट्वीट में मायावती ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनाव गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना घोर फेक व गलत न्यूज है। मायावती ने लिखा कि मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए और लोग भी सावधान रहें। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता सुरेश पचौरी कांग्रेस से शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उसके साथ ही उनके समर्थक भी भाजपा में आ गए। पचौरी पार्टी का बड़ा चेहरा रहे हैं। वो 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। यूथ कांग्रेस से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले पचौरी की गिनती नेहरू गांधी परिवार के बेहद विश्वासपात्र नेताओं में रही। मनमोहन सिंह सरकार में सुरेश पचौरी स्वतंत्र प्रभार वाले रक्षा राज्य मंत्री रहे। संसदीय कार्य विभाग उनके पास रहा। वो डीओपीटी विभाग को भी मनमोहन सरकार में संभालते रहे। सुरेश पचौरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बागडोर भी सौंपी गई। केंद्रीय इकाई में अनेक महत्वपूर्ण पद संभाले। हालांकि मध्य प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर मिलने के बाद शिवराज सिंह सरकार को हरा पाने में वो सफल नहीं हो सके थे। सुरेश पचौरी की बीजेपी में जाने के बाद दिग्विजय सिंह ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सुरेश भला 50 साल का रिश्ता भी कोई यूं तोड़ता है। आपको तो संघर्ष के दिनों में संबल बनकर साथ खड़ा होना था। क्या धर्म ये नहीं सिखाता कि अपनों के सुख दुख में साथ रहें? राम मंदिर में आस्था उचित है, लेकिन राम की मर्यादा को क्यों भूल गए? सच का साथ देने के लिए संघर्ष के पथ पर निस्वार्थ चलने की सीख ही राम के प्रति सच्ची आस्था होती है। बाकी सब स्वार्थ है। जिस नेहरू गांधी परिवार की बदौलत आपने समाज में नाम और सम्मान कमाया, उसे बेगाना कर गए, वो भी उनके लिए जिनके खिलाफ हम सब ने सारी लड़ाई लड़ी। अब बीजेपी कह रही है कि आप उनके ही थे और अब घर वापस लौट रहे हैं। खैर, आप जो भी करें, मगर राम के नाम पर ना करें। ये राम की सीख तो नहीं है। सुरेश पचौरी पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश लिखते हैं कि 10 साल पहले तक पचौरी कांग्रेस आलाकमान के खासम खास थे। पार्टी सरकार में इनका दबदबा था। कांग्रेस नेतृत्व ने ब्राह्मण कांग्रेसियों को हमेशा भरोसेमंद समझा। पार्टी सरकार में SC, ST, OBC को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उर्मिलेश ने कहा कि उन्हें अपने पुराने पापों की भरपाई तो करनी ही होगी। सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी समेत राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और नए राजनीतिक दल बने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आंदोलन का लाभ उठाया। राहुल गांधी महात्मा गांधी के सुझाव के अनुसार कांग्रेस को पूरी तरह खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे। कांग्रेस के सारे अच्छे नेता पार्टी के दिशाहीन नेतृत्व से थक चुके हैं। कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश में है। इसी बीच पिछले कई दिनों से अटकलें लग रही हैं कि भाजपा और बीजेडी के बीच गठबंधन हो सकता है। वहीं अब खबर आ रही है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच पेच फंस गया है। सूत्रों का कहना है कि इन दलों के बीच पुरी और भुवनेश्वर सीट को लेकर सहमति बनती नहीं दिख रही है। सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनने के बाद गठबंधन को लेकर हो रही बातचीत अब थम सी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडिशा में भाजपा के अध्यक्ष मनमोहन सामल ने बयान दिया है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर कभी वार्ता हुई ही नहीं।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ओडिशा में सरकार बनाना चाहती है। हम राज्य में अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्राप्त सूचना के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष और सीएम नवीन पटनायक के करीबी बीके पांडियन और प्रणब प्रकाश दास भाजपा शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता के लिए गुरुवार को नई दिल्ली गए थे। अब ये दोनों भी भुवनेश्वर लौट गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि क्या हमने कभी सोचा है कि गरीब कौन है, कितने हैं और किस हालात में हैं? क्या इन सभी की गिनती जरूरी नहीं? बिहार में हुई जातिगत गिनती से पता चला कि गरीब आबादी के 88% लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। बिहार से आए आंकड़े देश की असली तस्वीर की एक छोटी सी झलक मात्र है। हमें अंदाजा तक नहीं है कि देश की गरीब आबादी किस हाल में जी रही है। इसलिए हम 2 ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। जातिगत गिनती, आर्थिक मैपिंग, जिसके आधार पर हम 50% की आरक्षण सीमा को उखाड़ कर फेंक देंगे। ये कदम देश का एक्सरे कर सभी को सही आरक्षण, हक और हिस्सेदारी दिलाएगा। इससे न सिर्फ गरीब के लिए सही नीतियां और योजनाएं बनाई जा सकेंगी, बल्कि उन्हें पढ़ाई, कमाई और दवाई के संघर्ष से उबार कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा भी जा सकेगा। इसलिए उठो, जागो और अपनी आवाज़ उठाओ। जातिगत गिनती तुम्हारा हक है और यही तुम्हें मुश्किलों के अंधेरे से निकालकर उजालों की ओर ले जाएगी। गिनती करो हमारा नारा है, क्योंकि गिनती न्याय की पहली सीढ़ी है। भाजपा में शामिल हो चुके कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय एक टीवी इंटरव्यू के दौरान गांधी और उनके हत्यारे गोडसे में से किसी को एक नहीं चुन पाए। इंटरव्यू में रैपिड फायर क्वेश्चन के दौरान जब पूर्व जज के सामने गांधी और गोडसे में से किसी एक को चुनने की बारी आई तो उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। रैपिड फायर राउंड का क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पूछा है, एक व्यक्ति जो 4 दिन पहले तक हाईकोर्ट का न्यायाधीश था, वो गांधी और गोडसे के बीच निर्णय नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए इस आदमी ने अदालत में कैसे फैसले सुनाए होंगे और उसकी मानसिकता क्या रही होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सियासत गर्मा गई है। केंद्र सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक लेह में आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके बाद अब उन्होंने अपना वीडियो ट्वीट किया है और कहा है कि लद्दाख में क्लाइमेट फास्ट का 4था दिन है। मैं आपसे इस बात को फैलाने का आग्रह करता हूं, क्योंकि मुख्यधारा का भारतीय मीडिया लद्दाख के महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र की तुलना में सीमा हैदर के बारे में अधिक परवाह करता है। उन्होंने देश के बाकी लोगों से भी उनका साथ देने की अपील की है। बता दें, सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन ये खबर मीडिया से पूरी तरह से गायब है। मणिपुर पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया था कि शुक्रवार को थौबल निवासी और भारतीय सेना के जेसीओ कोसम खेड़ा सिंह का कुछ अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने उनके घर से अपहरण कर लिया था। पुलिस के अनुसार छुट्टी के दौरान वो अपने घर आए हुए थे, तभी यह घटना घटी। सैन्य अधिकारी के अपहरण के बाद मणिपुर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और उन्हें काकचिंग के वाईखोंग इलाके से उन्हें बचा लिया। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। प्रधानमंत्री मोदी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में बढ़ती अशांति को लेकर केंद्र पर हमला किया और पूछा कि पीएम को अभी तक हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने का समय क्यों नहीं मिला। बता दें, काजीरंगा में पीएम मोदी ने हाथी की सवारी की, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर चल रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा संघर्ष के 4 साल पूरे होने को हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में चीन के पास ही सेला सुरंग का उद्घाटन कर दिया। इस सुरंग का निर्माण 825 करोड़ रुपए में हुआ है, जो तेजपुर से तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर पश्चिम कामेंग जिले में 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। इसकी आधारशिला पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। हिमाचल की कांग्रेस में विद्रोह की चर्चा उत्तराखंड में हो रही है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के 6 बागी विधायक ऋषिकेश पहुंच गए हैं। उनके साथ 3 निर्दलीय और भाजपा के भी 2 विधायक मौजूद हैं। इससे पहले कांग्रेस के सभी बागी विधायक चंडीगढ़ के ललित होटल में ठहरे हुए थे। विधायकों को ऋषिकेश के एक निजी होटल में ठहराया गया है। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन का कहना है कि गजा में राहत कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एक समुद्री गलियारा इस हफ्ते के अंत तक शुरू हो सकता है। उनका ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने गजा के तट पर एक तैरता हुआ घाट यानी फ्लोटिंग पियर बनाने की योजना बनाई है। भारत ने धर्मशाला में खेले गए 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में मेहमान टीम इंग्लैंड को 1 पारी और 64 रनों से हरा दिया है। इस तरह भारत ने 5 मैचों की यह टेस्ट सीरीज 4-1 से जीत ली है। इंग्लैंड की पहली पारी के 218 रन के जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 477 रन बनाए थे। इस तरह पहली पारी में 259 रनों से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी खेलने उतरी इंग्लैंड की टीम 195 रनों पर ही आउट हो गई।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।